हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ हैं, हैप्पी हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 9 जुलाई को हमारा बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है और बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये परेशानियां आ रही हैं कि वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन्स नहीं अभी काम कर रही हैं, या उन्होंने जितनी मेहनत करी थी अब उनको लेकर डाउट आ रहा है कि क्या हमारी वो मेहनत बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारा हमारा एक सेटबैक आने की वजह से जितना भी हमने पढ़ा था उसको अब हम पूरी तरीके से रिवाइज़ कर पाएँ, वहाँ पर हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। स्कूल स्टेशन के साथ मिलकर हम एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपकी वो रिवीज़न की जो भी कमियाँ रही हैं उन सबको रिमूव करने की। एक छोटा सा मैराथन कोर्स है, मैक्सिमम 11 to 15 वीडियोस का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी यूनिट्स और सभी तरीके से जितने भी आपके पेपर्स के स्टडीज़ हैं वो सभी कोर्स करेंगे। 1 वीडियो इज़ इक्वल टू 1 यूनिट लेकर हम चल रहे हैं कि सिर्फ एक यूनिट के लिए आपको एक ही वीडियो देखनी है। सिर्फ ये तभी कामयाब होगा आप इसको एक रियल कोर्स की तरीके से ट्रीट करेंगे। आप इसको रैंडमली चलाकर छोड़ देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। सिर्फ इतना सा है, आप इस कोर्स की इम्पोर्टेंस समझिए कि पूरी एक यूनिट अगर आपने पढ़ ली है, एक बार इस वीडियो को सुन लिया, आपका पूरा का पूरा सही तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़िए और कोई हेल्प बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। केस स्टडीज़ जितनी अच्छी वहाँ पर आपको सॉल्व होने में मदद मिलेगी, इतनी और कहीं पर भी नहीं। तो आज एक पहली हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट 1 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और सभी टॉपिक, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, 1 to all सभी के सभी टॉपिक जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़े हैं और आपको बस प्रॉब्लम इतनी आ रही है कि अब वो रिवीजन जो है, अगर रिवीजन सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिवीजन की कि हमें सब कुछ भूल गया है या ये चीज़ें याद नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम हमारे इस मैराथन कोर्स से आपकी ज़रूर सॉल्व हो जानी चाहिए। चलिए आज हम फर्स्ट सेशन शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं और यही करनी चाहिए। एनसीईआरटी की शुरुआत में ही मैनेजमेंट की जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला चैप्टर है उसमें शुरुआत होती है एक केस स्टडी से। HCL की केस स्टडीज़ है। 1976 के अंदर शिव नादर ने HCL कंपनी को शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने आज के दिन उस कंपनी को कितना बड़ा बना दिया है, और वो इस चीज़ का क्रेडिट किसको देते हैं, अपनी अच्छी मैनेजमेंट को देते हैं कि मैनेजमेंट टीम की वजह से, और इतनी अच्छी प्रोफेशनल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बिना इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी जो थी वो पॉसिबल नहीं है। एक केस स्टडी आती है फेबमार्ट की, जिसकी एक ब्रांच मैनेजर है सुहासिनी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी स्किल्स को यूज़ किया ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इन 2 केस स्टडीज़ से शुरुआत इस जो बात निकल कर आई वो निकल कर आई कि मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत की फैक्टर रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो करती क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कराने की बात करती है। इफ़ेक्टिवनेस को आप समझिए अपने टाइम, अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी से, सिर्फ वॉच से इसको रिलेट करिए। इफ़ेक्टिवनेस, हम जब बार बार घड़ी देख रहे हैं हमें समझ में आना चाहिए, हम जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिवनेस की। राइट वर्क एट राइट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस। सिर्फ हमें टारगेट पूरे नहीं करने हैं, हमें टारगेट को इफ़ेक्टिवली पूरा करना है, यानी कि राइट वर्क एट राइट टाइम। इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ यू वांट टू बी एन इफ़ेक्टिव मैनेजर देन यू मस्ट लर्न टू डू योर वर्क, राइट वर्क एट राइट टाइम। नेक्स्ट थिंग इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को रिलेट करिए पैसे से, जो पैसे को तरीके से यूज़ कर रहा है, कहीं उसको वेस्ट नहीं कर रहा है, दैट वन इज़ प्लेइंग एफिशिएंटली। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट में यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आती है, एफिशिएंसी मीन्स कोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यू आर नॉट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, 3 वर्ड आते हैं, डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग राइट थिंग। डूइंग थिंग राइट्स इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस, चीज़ों को सही तरीके से करना। डूइंग राइट थिंग, दैट इज डूइंग राइट थिंग, दैट इज इफेक्टिवनेस, एंड डूइंग थिंग्स राइट, उनको राइट तरीके से भी कर देना,
दैट इज एफिशिएंसी। तो पहली दो कंसेप्ट है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इसके बाद हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस में सिर्फ हमने देखिए हमारी कोस्ट के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हम मेनली फोकस किस पर करते हैं, इफेक्टिवनेस में काम होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। तो जितनी भी केस स्टडी आती है जहाँ पर मैनेजर यूँ लगता है कि टारगेट अचीव कर गया है, काम भी सही हुआ है, वो इफेक्टिव है। और जहाँ पर भी केस स्टडीज़ में आ रहा है कि आपकी कोस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, वो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी जो है आपकी कोस्ट, अगर आपकी जितनी भी आपने स्टैंडर्डाइज की थी उससे बढ़ गई तो एफिशिएंसी गई, और अगर कोस्ट भी आपने सही रख दी तो एफिशिएंसी। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की फीचर्स को आप भगवान के फीचर्स से देखिए, सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, हमारी बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इंदिरा नूई का एग्जाम्पल दिया है, पेप्सिको की, ठीक है, HCL के शिवनादर के एग्जाम्पल हमने लिया, अजीम प्रेम जी का है, रतन टाटा का है, लेकिन उन सब से भी एक बड़े मैनेजर से हम फीचर्स याद करते हैं। भगवान से बड़े तो मैनेजर नहीं होते हैं, है ना, पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, है ना, वहीं से मैनेजमेंट समझ गए। देखिए जो भी है, हम जितने भी, इसको बस याद कराने के लिए मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि भगवान को जब भी हम देखते हैं हमें याद आता है भगवान के चारों तरफ एक कोरा होता है, गोल गोल सा एक सर्कल बना होता है, वहाँ से याद करना शुरू होता है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। भगवान कोई भी काम कर रहा है ना, बिना उद्देश्य के नहीं कर रहा है। हमने रामायण की कहानी में पढ़ा, वो वन गए, वहाँ ये हुआ, हर छोटे छोटे इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई गोल है। तो मैनेजमेंट हमेशा ऐसी ही चीज़ होती है। मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर पहले आपकी डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं, एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो और किस तरीके से हम उन गोल्स के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट मैनर में उनको ये पता होता है, कोई भी मैनेजमेंट विदाउट डिसाइडिंग गोल्स काम करना नहीं शुरू करती। काम बाद में होता है, पहले गोल डिसाइड होता है और फिर हम ये देखते हैं हाउ टू यूज़ और अप्लाई अवर गिवन रिसोर्सेज। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से दूसरी चीज़ है, दुनिया में किसी का भी रोल ख़त्म हो जाए, हम सब जीते मरते रहेंगे, लेकिन भगवान का काम तो कॉन्टीन्यूसली चल ही रहा है ना, वो लगातार लोगों को बना रहे हैं और जा रहे हैं लोग, ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड के बाद क्या आ रहा है, कॉन्टीन्यूस। जैसे हमारी NCERT की बुक में केस स्टडी दी हुई है सुहासिनी की, फैबमार्ट में वो काम करते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली देख रही हैं, प्रोडक्शन के ऑर्डर्स को देख रही हैं, टाइम पर रॉ मटेरियल की सप्लाई को चेक कर रही हैं, ये देख रही हैं कि आगे किस तरीके से पूरे के पूरे सभी काम होते रहेंगे, डेली बेसिस पर वो काम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस। उसके बाद है जैसे भगवान कण कण में व्याप्त है ना, कण हर जगह है, तो परवेसिव मैनेजमेंट भी हर जगह है। यहाँ पर कहा कि मैनेजमेंट का रोल कहीं पर भी, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले, हॉस्पिटल में, स्कूल में, ठीक है, फैक्ट्री में, हर कहीं, आपके घर में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही, अगर हम चीज़ों को सही तरीके से होते देखना चाह रहे हैं तो। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, ये चीज़ हो जाती है। तो अभी तक हमने 3 करी, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टीन्यूसली है, परवेसिव है। तो अभी तक हमने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करी, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टीन्यूस और परवेसिव। इसके बाद हम कर रहे हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हम भगवान के एग्जाम्पल पर मैनेजमेंट को समझना। देखिए भगवान ने जब भी कोई अवतार लिया वो अकेले नहीं आए, वो अपनी सारी शक्तियों के साथ आए। कि रामायण में हम देखते हैं कि राम जी भी हैं, सीता जी भी हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग शक्तियाँ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के रूप में है, हनुमान जी की। तो मैनेजमेंट कभी अकेले नहीं होती है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कि जब आप बड़ा काम कर रहे हो ना, तो आपको एक टीम के साथ काम करना ही होगा और एक ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद है एक चीज़ है कि कभी वो एक ही अवतार से काम नहीं चला लेते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अलग अलग अवतार लिए, अलग तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया। यहाँ पर चीज़ आती है अप्रोच अलग तरीके से करना, डायनामिक है कि मैनेजमेंट में भी आपको, जैसे कि एग्जांपल दिया कि मैकडी सारी दुनिया में नॉन वेज बर्गर बेच रहा है, लेकिन इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो वेज बर्गर बना रहे हैं, डायनामिक है। हम क्लासेस हैं, पहले तो ऑनलाइन नहीं ले रहे थे ना, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हुई, आपको मैनेज करना पड़ रहा है अलग तरीके से। पहले तो हम ऑफलाइन क्लासेस के पे ही चल रहे थे ना, तो मैनेज करने के लिए आपको गोल्स नहीं बदलने हैं, बट आपको तरीके तो बदलने पड़ते हैं। डायनामिक की बात हो गई। एक बड़ी चीज़ आती है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड भी कहते हैं या मल्टी डायमेंशनल कह लीजिए। देखिए मैनेजर को 3 डायमेंशन पर मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको पीपल को भी मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और इसके बाद होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अलग तरीके के, मतलब अलग एजुकेशन के, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लोग काम कर रहे होते हैं और हमें उन हर तरीके के जो डिफरेंट एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं, सबके साथ मिलकर काम करना रहता है। एक ही तरीके के कैरेक्टर तो नहीं मिलेंगे ना मैनेजर को, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग मिलने वाले हैं। उसके बाद है कितना सारा काम मैनेजमेंट के पास होता है। अगर हम स्कूल के मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी तरीके का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी है, टीचिंग का भी है, पेरेंट्स से मिलना है, ये सब तरीके के काम भी उनको देखना है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर जब हम वर्क प्लस पीपल को कंबाइन करते हैं वो ऑपरेशन है। प्रोडक्शन एक फंक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर क्या काम किए जाने हैं और कौन कौन से लोग करेंगे, ये बनकर ऑपरेशन बन जाता है। सभी ऑपरेशन भी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रन करे, ये देखने की जिम्मेदारी। तो मैनेजमेंट का काम मल्टी डायमेंशनल हो गया, भगवान से रिलेट कर रहे हैं। ज़्यादातर हमें अपने हिंदू भगवान कैसे याद है, बहुत सारे हाथों वाले याद है, ठीक है ना। उनके अलग अलग हाथ, कि उनको किसी एक डायमेंशन पर नहीं मैनेज करना है। उनके एक हाथ में आप कोई शस्त्र देख रहे हो, दूसरे हाथ में कोई किताब भी देख रहे हो, माला भी देख रहे हो, मल्टी डायमेंशनल। कि उन्होंने जो भी ग्रोथ का था, कोई एक लेवल टारगेट नहीं किया, अलग अलग लेवल के ऊपर उनको अपने आप को प्रूव करना है। और उसके बाद है दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि कोई अगर मर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, सब भगवान की माया है। कोई कामयाब हो रहा है, भगवान की माया। और कैसे भगवान की माया है कि दिखाई चाहे ना दे, बट इन द सिंक्रोनाइजेशन, बैलेंस, सक्सेस, फेलियर, हर जगह जो चीज़ है वो मैनेजमेंट तो है। तो मैनेजमेंट जो है उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो, देख चाहे आप उसको बाकी एसेट्स की तरीके से ना करो, लेकिन वो एसेट्स कितने बैलेंस और सिंक्रोनाइजेशन से यूज़ हो रही है, कामयाब और पर्पस, वहाँ से इंटेंजिबल आ जाएगा। तो ये हमारी 7 फीचर्स होती हैं और ये चीज़ है कि आप इन चीज़ों को समझो भी और इनको याद करो। तो आप भगवान याद करिए जिनके चारों तरफ एक सर्कल है, गोल से याद करिए, कहानी से भी याद कर सकते हो, कैसे भी करो। गोल ओरिएंटेड है, हर जगह है, परवेसिव है, लगातार काम करते रहता है, कॉन्टीन्यूअस है, एक डायमेंशन पर काम नहीं कर रहे हैं, 3 डायमेंशन पर, वर्क, पीपल, फंक्शन, इस पर है, बदलते रहते हैं अपनी अप्रोच को, काम करने के तरीके को, क्या जा रहा है, डायनामिक जा रहा है। और यहाँ पर जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी इसको समझोगे कि वो चाहे हमें कह रहे हैं दिखाई ना दे, पर आप उसमें मैनेजमेंट को फील कर पाओगे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के काम में सक्सेस आ रही है या फेलियर आ रही है। ये हो गया आपका इंटेंजिबल। इसके बाद हम बार बार कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, या मैनेजमेंट मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव टू अचीव। इफ यू डोंट हैव ऑब्जेक्टिव देन यू नीड नॉट टू हैव मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव मैनेजमेंट देन देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव टू अचीव। मैनेजर है तो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने रखा होगा। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम के लिए काम कर रहे हैं? 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। पर्सनल नहीं है ये, पर्सनल, एम्प्लॉयज़ की तरफ। एक मैनेजर जो है यहाँ पर सबसे पहले उसको ये समझना है कि उसकी सैलरी कहाँ से आ रही है, उसकी पोस्ट, रेपुटेशन, वो सब उसको ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी किसकी तरफ बनती है? उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बनती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 3 काम करना है। कम से कम इतना फ़ायदा कमाना है कि कॉस्ट कवर हो जाए, सर्वाइवल, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड रह पाए। जब आप इतना करा रहे हो कम से कम कॉस्ट हो जाए, सर्वाइवल। और आपने सिर्फ सर्वाइव करने के लिए तो बिजनेस नहीं शुरू किया है ना, आप कुछ रिस्क ले रहे हो, कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी कवर हो जाए, वो आता है प्रॉफिट। और आप अपने काम के नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट साइज, इवन आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह इन सब का नंबर बढ़ना शुरू हो जाए, ये क्या हो गया? ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 3 है, SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। फिर आती है बात पर्सनल की। टुवर्ड एम्प्लॉयज़ हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती है? देखिए, सीधी बात है, वो लोग जिन्होंने अपना 100% दिया है, अपनी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, सीधी बात है, उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। मैनेजमेंट लोगों से काम करवा रही है, लेकिन वो लोग आपके लिए अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उनकी तरफ आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले है। फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएँ होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए या जितने भी उनके वेलफेयर के लिए काम करते हो, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम कर रहे हो। जब भी आप लोगों को सही डायरेक्शन दे रहे हो, वो अपने टैलेंट को पूरा यूज़ कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कभी भी पर्सनल। एक अच्छी मैनेजमेंट अपने पर्सनल को भी सही तरीके से यूज़ करके उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, चाहे वो प्रमोट होने के हैं, चाहे नई चीज़ें सीखने के हैं या अच्छी सैलरी के हैं,
वो ऑब्जेक्टिव पूरा कराने में भी मदद करेगी। जहाँ पर आप एक सेटिस्फाइड वर्क फोर्स को देखोगे, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। एक ठीक है प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वर्क फोर्स सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने करियर को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, अपनी सैलरीज को लेकर टेंशन में है, इसका मतलब आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव कर पा रहे। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव की, टुवर्ड सोसाइटीज, बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस की एक जिम्मेदारी सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। आजकल आप एग्जांपल सुन रहे हो कि इस मुश्किल टाइम में टाटा मोटर्स ने इतना कंट्रीब्यूट किया देश की वेलफेयर के लिए, या किसी बिजनेसमैन ने, बिल गेट्स ने इतना दिया, जो डार्सी ने इतना दिया। ये सब एग्जांपल किस चीज़ के हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, टैक्स टाइम पर दे रहे हो, एनवायरनमेंट की सेफगार्ड के लिए कोई काम कर रहे हो, या किसी भी नेचुरल और अननेचुरल कैलामिटीज़ की तरफ से अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को, तो ये कौन सा हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बीइंग मैनेजर आपको इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। फिर आती है इंपॉर्टेंस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एनीथिंग मतलब एनी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी, मैनेजमेंट और 0 का मतलब कोई रिजल्ट। अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट निकाल देना, ठीक है ना, आप ये देख लो अपने घरों में काम अपनी मम्मियाँ मैनेज कर रही हैं, 1, 2 दिन, 15 दिन उनको घर से बाहर भेज के देखो, सारी चीज़ें मिसमैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। मैनेजमेंट का वही रोल है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को अगर हमें प्रूव करना है, पॉइंट वाइज हमें देना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए कि वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करे, तो उसकी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। शिवनाथन ने यहाँ पर अपनी जो हमने सबसे पहले इनिशियल केस स्टडी पढ़ी है, उसमें वो कहते हैं कि मतलब जो भी मेरी सक्सेस हुई कि मैंने इतने छोटे से लेवल से शुरू करके इसको 41,000 प्लस एम्प्लॉयज़ आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अपनी अपनी मैनेजमेंट जो है उसकी, अपनी टीम की वजह से मैं इस लेवल पर पहुँच पाया हूँ। तो क्या काम करती है मैनेजमेंट ऐसा, किस लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है? देखो इसको पॉइंट्स में याद करिए, 5 पॉइंट्स है। अभी तक हमने पढ़े 7 पॉइंट फीचर्स के, 3 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के, अब है 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस के। 3 पॉइंट तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव से ही मिल जाएंगे कि मैनेजमेंट जो है आपकी हेल्प करती है। 3 पॉइंट हमारे यहीं से निकल जाएंगे, इट हेल्प्स। ये समझिए, मैनेजमेंट आपके टारगेट पूरे कर नहीं देगी। कोई भी टीचर है, कितना भी आपकी मदद करना, कितना भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट चाहे, लेकिन वो आपकी जगह एग्जाम थोड़ी ना दे सकता है ना। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक काम करती है, मैनेजमेंट 3 चीज़ों में तो सिर्फ हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, सोशल गोल्स को और पर्सनल गोल्स को। जब भी हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, टारगेट को सही तरीके से अचीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सोशल गोल, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और इवन सोसाइटी के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनल गोल। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये है पर्सनल गोल्स की। उसके बाद है 2 काम डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब 5 काम करते हैं मैनेजमेंट, 3 कामों में तो हेल्प कर रहे हैं। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नए चेंजेस के अकॉर्डिंगली कैसे ढाल रहा है, ये क्या हो गया, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट एक ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कि नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली ढल जाना, अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव करने का काम ये सिर्फ मैनेजमेंट ही करती है। तो ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन करती है मैनेजमेंट। ठीक है, अभी RIS स्पेसएक्स के अंदर जो है जा रहे हैं, ठीक है, स्पेसएक्स कंपनी जो है वो मार्स पे जा रही है, या वो इसके लिए काम कर रही है, स्पेस पे, रिसर्च पे। अब ये चीज़ है, एलोन मस्क का विजन है, वो बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगातार क्या बना रहे हैं, डायनामिक। उसके बाद है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट का रोल है, वो हर तरीके की वेस्टेज को आइडेंटिफाई करे और उसको एलिमिनेट करे, रिड्यूस करे। तो मैनेजमेंट एक बड़ा काम करती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। तो 5 काम हमने करे, 3 तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी अचीव करा दिए, उसमें बस मदद करी। हमें ये समझना है हेल्प क्रिएट्स और इंक्रीजेज वर्ड में डिफरेंस समझो। आप याद करते हो बाद में, मैं कह रही हूँ कि पहले याद करो। और एक जो भी बच्चे 100 मार्क्स टारगेट करते हैं ना, एक चीज़ बदल कर देखिए, आप पहले हेडिंग पढ़ते हो फिर एक्सप्लेनेशन, आप पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए बाद में हेडिंग पढ़िए, उस चीज़ से बहुत इफेक्ट आएगा। हमारे दिमाग को अगर ये समझ में आ जाए एक्सप्लेनेशन कौन से पॉइंट को बताना चाह रहा है, तो वो चीज़ें हमारे आगे के लिए, अभी बच्चे कह रहे हैं पॉइंट्स तो याद हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है। अपने कीवर्ड मार्क करिए, और वहीं से जब हम उनको याद करके हम क्या, हमें कौन से कीवर्ड से चला कि ये फीचर कर रही है, हमारी केस स्टडीज़ कभी गलत होंगी ही नहीं। अदरवाइज आप कितनी मर्जी असाइनमेंट केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको ये बेसिक चीज़ नहीं पता कि वर्ड्स से केस स्टडी आइडेंटिफाई होती हैं। केस स्टडीज़ ऐसे इतनी सारी कर ली आपने, एक चैप्टर की 200 केस स्टडी सॉल्व कर ली, फिर आप ये उम्मीद करो कि एक आई जाएगी। पहले 3 चैप्टर जो जाने वाले हैं आपके 16 मार्क्स के जाने वाले हैं,
नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और बिजनेस एनवायरनमेंट तीनों 16, यानी कि सबकी एक एक दो दो केस स्टडी आनी है। आपको वो 150 केस स्टडी नहीं, अपने काम की क्वालिटी इंप्रूव करिए। केस स्टडी ज़्यादा करने से केस स्टडी ठीक होने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने थ्योरी के पॉइंट, उनकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में से बिल्कुल सही तरीके से पढ़ ली, आप केस स्टडी नहीं भी सॉल्व करेंगे ना, तभी भी आपकी बिल्कुल सही होने वाली है, क्योंकि आपको वर्ड को पकड़ कर ये पहचानना आ गया कि कौन से पॉइंट के बारे में बात करी जा रही है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी जा रही है। तो बेस स्ट्रॉन्ग रखिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर पर बोला गया आर्ट है, साइंस है और कुछ ने कहा प्रोफेशन है। आर्ट की इसको पहले याद करिए। आपने कोई भी आर्टिस्ट देखा है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर याद करिए, 3 चीज़ें याद कर लीजिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, किसी सिंगर का एग्जाम्पल लीजिए, किसी एक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप ये याद करिए, आपने उनको देखा ना, वो बुक पढ़ रहे थे, आपने कहा बुक क्यों पढ़ रहे हो? कहना मैं पुराने एक्टर्स की सीखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से काम करते थे, कैसे अपनी एक्टिंग इम्प्रोवाइज करते थे, इसलिए पढ़ रहा हूँ। फिर वो क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना शुरू करते हैं। फिर उनके घर वाले बताते हैं रोज़ ऐसा ही करता है ये बंदा, रोज़ ऐसे ही परेशान होता रहता है। कह रहे पढ़ तो लिया, फिर कह रहा प्रैक्टिस करे भी ना, और मैं अपना कुछ ना डालूँ, फिर थोड़ी ना एक्टिंग हो जाएगी। प्रैक्टिस क्रिएटिविटी है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन। सेम डायलॉग किसी एक एक्टर से बुलवाओ वो अच्छे लग रहे हैं, दूसरे से बुलवाओ नहीं अच्छे लग रहे हैं। पर्सनालिटी रिलेट नहीं कर पाते ना। मूवीज़ क्यों फ्लॉप होती हैं? कभी मूवीज़ के एग्जाम्पल देखें, ट्यूबलाइट एक मूवी आई है ना, सलमान खान की पर्सनालिटी सूट ही नहीं करती एक डम कैरेक्टर को, है ना, वो तो फिट नहीं थी। तो यहाँ पर है पर्सनलाइज्ड तो एप्लीकेशन होनी ही पड़ेगी कि आपकी एक्टिंग अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, पर आपकी पर्सनालिटी सूट नहीं करती ना, तो आप नहीं कर पाते वो काम। आर्ट के अंदर जैसे 3 चीज़ें गई, समझ में आ गया? बुक, आईने के सामने प्रैक्टिस, फिर आपकी पर्सनालिटी, वहीं से 3 पॉइंट बनाते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है हर एक आर्ट की, जो भी हमारे फॉरवर्ड्स जो एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने जो थ्योरीज प्रिंसिपल बनाए हैं, उनको हमें सीखने का मौका मिलता है इसको पढ़कर। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बिना आपकी पर्सनालिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी आर्ट में। आप 2 डांसर से पेंटर से उनको सब एक तरीके की बुक्स पढ़ा लीजिए, लेकिन फिर भी वो जो काम करेंगे क्या उनकी परफॉर्मेंस एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। हर एक की अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। और एक चीज़ आती है कैसे हम इस आर्ट को सुधार सकते हैं, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतने बेटर आर्टिस्ट होते चले जाते हैं। आप जितनी अपनी इनहेरेंट अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे होते हो, आपको आर्ट को बोला क्या गया? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपने अपनी स्किल्स को पर्सनली अप्लाई किया है डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, आर्टिस्ट है। अब देखिए मैनेजमेंट आर्टिस्ट है, मैनेजमेंट भी अपनी बुक्स पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ोगे। दूसरी चीज़ है आप बुक पढ़ लो, प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, हमने नहीं किया तो हम अच्छे मैनेजर उतने नहीं बन पाएंगे। उसके बाद है आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन, उसके अंदर आएगा ही आप चीज़ों को कितने ज़्यादा पॉजिटिव को लेकर, तो ये चीज़ का इफेक्ट आपका आएगा। अब हम आते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट तो है। उसके बाद है मैनेजमेंट एज एन साइंस की बात करें। साइंस की बात करी, साइंस में सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक चल रहा था कि वहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी है नॉलेज वो सिस्टमाइज्ड है, उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि एप्पल गिरी अगर आपने उनसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला तो वो किस तरीके से निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पर उस नॉलेज को पूरा सिस्टमाइज्ड तरीके से समझते हैं कि उन्होंने जितनी भी नॉलेज दी उसका एक प्रॉपर चीज़ें काम किस तरीके से करती है ये हमें बताया गया। दूसरे हैं उनकी नॉलेज, ये नहीं कहा कि प्रैक्टिस करते रहो बन जाओगे डॉक्टर, या प्रैक्टिस हम इस तरीके से करते रहें। साइंस ये कहती है कि वो उन्होंने नहीं कहा कि रोबोटिक इंजीनियर बनना है तो बस प्रैक्टिस करते जाओ कभी कभी बन ही जाओगे। वहाँ पर है कि जितनी भी साइंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। चीज़ें पहले ऑब्जर्व करी, न्यूटन ने पहले एप्पल को गिरते हुए देखा, फिर उन्होंने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सेम चीज़ को कई बार करके देखा, हर चीज़ पर ट्राई करके देखा, तब वो चीज़ क्या बनी, लॉ बनी। तो बेस्ड साइंस की जितनी भी नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। अभी भी मेडिसिन के ट्रायल चल रहे हैं कोविड के, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस मेडिसिन का क्या इफेक्ट आता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और उन्हीं चीज़ों को फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रैंडम ट्रायल्स किए जाएंगे कि लोगों के ऊपर क्या कुछ इसका असर आता है, फिर वो मेडिसिन एक्सेप्ट करी जाएगी। उसके बाद है कि साइंटिस्ट तो हर जगह वैसा ही काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में दवाई खोज ली गई तो समस्या सॉल्व हो जाएगी।
यानी कि साइंस काम ही ऐसे करती है कि इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि जो एक जगह ठीक है वो सब जगह कामयाब हो सकती है। तो साइंस की 3 फीचर याद करिए। साइंस वाले बुक पढ़ रहे, फिर आप उनको लैब में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते देखोगे, फिर देखोगे कि वो दुनिया भर में कहीं भी जाकर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये सिर्फ याद कराने के लिए की बोली। याद अब इस तरीके से करना है, मैनेजमेंट में साइंस है या नहीं है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आप भी बुक पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिकली बताया गया है कौन सा प्रिंसिपल कैसे काम करता है, क्या इफेक्ट आएंगे, वो चीज़ है। प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वाली जो है नॉलेज, तो इस पर भी बेस्ड है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन जो है मैनेजमेंट में भी किए गए। सेकेंड यूनिट में आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े हैं, उसमें भी उन्होंने मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हार्मनी नहीं होगी, डिस्कॉर्ड करके देख लो, आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा ही नहीं, ये चीज़ हुई। उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी की हर जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन दोनों में साइंस के प्रिंसिपल जो है जितने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना, मैनेजमेंट में उतने नहीं हो पाते। साइंस का प्रिंसिपल में लॉ ऑफ ग्रेविटी कह दिया कि चीज़ एक डिसाइडेड ऊंचाई तक जाएगी तो वो नीचे आ ही जाएगी। मैनेजमेंट में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नियम नहीं बना सकते कि ये रूल अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ। मैनेजमेंट काम कर रही है ह्यूमन बिहेवियर, जो जी डायनामिक है। अब पानी का है H2O है, अब उनकी ना तो हाइड्रोजन की ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं बदली हैं, ठीक है, कभी भी, लेकिन ह्यूमन नेचर तो बदल रहा है ना, तो हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। सेम यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन फिर भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसको समअप करें तो यहाँ पर ये फीचर पूरी है, लेकिन इन दोनों में हम देखेंगे कि पूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट एक साइंस, प्योर साइंसेस की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, इन दो रीजन की वजह से। लेकिन हम अगर ये कहें कि मैनेजमेंट साइंस ही नहीं है तो ये गलत है। चीज़ें चमत्कार के तौर पर इतने बड़े बिजनेस ना किसी चमत्कार ने नहीं बना लिए, प्रॉपर साइंस है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हुआ है तो कोई तो थॉट प्रोसेस है, कोई तो जो उसके पीछे फिलॉसफी आइडियोलॉजी काम कर ही रही है जिसने उस चीज़ को इतना बड़ा बनाया। तो ये समझिए, ये साइंस चाहे ना हो पर ये उससे बड़ी चीज़ है। ये इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, ये सोशल साइंस है। तो मैनेजमेंट साइंस है, प्योर साइंस जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट साइंस नहीं है, ये भी गलत है। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट और सोशल सॉफ्ट साइंस बोली गई है, क्योंकि हम जीते जागते लोगों को मैनेज कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है ना। आप हॉस्पिटल्स की तारीफ कर रहे हो, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले, देखिए एक तो मैनेजर की कई बार दिक्कत क्या होती है कि उसको उन लोगों के साथ काम करना होता है जो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है ना। कि इलॉन मस्क को हो गया, रतन टाटा को उन लोगों के साथ काम करना है जिन्होंने CA MB और पता नहीं कितनी टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं जो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। अब जो हॉस्पिटल का मैनेजर है उसको उन डॉक्टर्स के साथ काम करना है जिनको मेडिकल साइंस के बारे में उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है, तो उनका काम तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ही ना। जबकि साइंटिस्ट ऐसी चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ वेल डिफाइंड है, वो बदल ही नहीं रही हैं। और हमें जिनके साथ काम करना है उनका तो नेचर ही बदल रहा है। सुबह बात कर रहे हो तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर वो थक जाते हैं, ठीक है, टायर्ड है या कभी और किसी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम में है तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में तो सच में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो ये बनती है इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस। फिर बात आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन है या नहीं है? देखिए, प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन होता है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बेस्ड हो और उसको भी हमने फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग से लिया हो। 3 चीज़ें बोली मैंने, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, हर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन नहीं है, उसका आधार स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर प्रोफेशन है, ठीक है, आप किसी को मेडिसिन बता दो ऐसे ही कि सर दर्द की दवाई ले लो, क्या वो आप डॉक्टर बन गए? उसको सर दर्द की आपने सही भी बता दी, वो ठीक भी हो गया? नहीं। लेकिन क्योंकि आपकी जो ये नॉलेज है ना, इसके लिए आपकी कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, ये तो आपकी जीके का पार्ट है। आपने बार बार वो दवाई लेते हुए देखा है, ठीक होते हुए देखा है, तो अपनी जनरल नॉलेज के बेस पर आपने वो प्रेस्क्राइब करी है। कोई स्पेशलाइज्ड आपको नॉलेज नहीं है कि ये सॉल्ट जाकर बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बीमारी ठीक करता है, इसीलिए आप प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हो गए हो किसी को मेडिसिन बताकर। तो प्रोफेशन होने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और वो नॉलेज भी कैसे होनी चाहिए? फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग से। जब तक आपने सर्टिफिकेशन नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, डिग्री नहीं आई है, आप उस प्रोफेशन में नहीं हो सकते। अब देखो, मैनेजमेंट प्रोफेशन है नहीं, लॉयर, CA, ठीक है, डॉक्टर, ये प्रोफेशन है। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मैनेजमेंट हर एक में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, पूरी बॉडी ऑफ, अगर आपको CA बनना है तो उसके रूल्स, मतलब उसकी सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है जिसको पढ़कर आप वो सीख सकते हो। CA के लिए आपको अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी,
तो एक पूरी वेल डिफाइंड नॉलेज है जो उस चीज़ को जिसको लर्न करके हम उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैनेजमेंट में भी है, पहले कहा गया था कि मैनेजमेंट आर बोर्न नॉट मेड, मैनेजमेंट सिर्फ पैदा होता है, बनाए नहीं जाते, लेकिन ये गलत प्रूव कर दिया MBA कॉलेजेस ने, और उनसे निकले हुए इतने सारे सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैनेजर्स की कुछ क्वालिटी हमें इनहेरेंट मिलती है, लेकिन ओवर द टाइम ये भी प्रूव हुआ कि मैनेजमेंट सिर्फ पैदा नहीं होते, बनाए भी जा सकते हैं। एक वेल डिफाइंड नॉलेज जो है अगर हम उसमें जाते हैं, सीखते हैं, तो हम मैनेजमेंट सीखी भी जा सकती है। तो ये तो प्रोफेशन वाली बात पूरी हो गई है। हमने कहा कि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, CA के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी काम कर ही रहे हैं। क्या मैनेजमेंट के लिए है? बिल्कुल है, अलग अलग बनी है। हमारे इंडिया में भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन एक डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बाकी सब में है और उनकी मेंबरशिप भी कंपलसरी है, तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, फिर भी आप अगर उसके मेंबर नहीं हो तभी भी आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो ये फीचर पूरी है, ये हमारी हाफ हो गई। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री सबसे बड़ी ऐसी अड़चन है जिसके कारण हमारी मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं हो पाती। आप और किसी भी प्रोफेशन में जब तक आप सर्टिफिकेट और मेंबरशिप सर्टिफिकेशन नहीं आई है, मेंबर नहीं बने उस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आप एक डॉक्टर के बेटे होने के बाद भी आप जब तक अपनी डिग्री खुद नहीं आ जाएगी तब तक आप एज एन डॉक्टर काम करना, प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री स्ट्रिक्टली है, लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। आप मेंबर हो नहीं हो फिर भी आप मैनेज करना शुरू कर सकते हो। ये सबसे बड़ी फीचर है जो मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर हम कहें कि कोई एक फीचर बताइए जिसके कारण मैनेजमेंट एक फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है, हम ये नहीं कह रहे प्रोफेशन ही नहीं है, फुल फ्लैश्ड वर्ड आया है कि फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है, वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आती है कि हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण के नियम हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं बीइंग इन दैट प्रोफेशन। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं, ऐसा कोई है। सर्विस मोटिव के लिए हर प्रोफेशन के अंदर सर्विस को पहले, पैसे को बाद में रखा गया। डॉक्टर के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट हो, उसकी जान बचाना हो, वो पहले है, पैसा बाद में है। प्रोफेशन के लिए भी न्याय पहले होना चाहिए, CA में हो तो लॉ में हो तो न्याय की चीज़ पहली चीज़ होनी चाहिए, बाद में हमारी क्या चीज़ आएगी? पैसा। सेम CA के लिए ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ एनकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं जाता है। तो अगर हम कहें तो पूरी तो हमारी एक ही फीचर जो है वो होती है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और अगर ये कहें तो पूरी है और ये कहें तो बिल्कुल नहीं है। बाकी सबका कुछ कुछ एलिमेंट है, इसलिए मैनेजमेंट जो है फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो कर रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ रही है। देखिए छोटे बिजनेसेस तो आपने मैनेज करा लिए बिना प्रोफेशनल नॉलेज के, क्या कल के दिन 21st सेंचुरी के जो बड़े बिजनेसेस होंगे उनको मैनेज करने के लिए क्या कभी भी इन्फोसिस आज के दिन मैनेजमेंट दे देगी किसी प्रोफेशनल मैनेजर्स को? पहले के टाइम पर चल गया, ठीक है, लेकिन आज तो नहीं देंगे ना। अगर रिलायंस वालों को अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस हैंडओवर करना था, या धीरू भाई अंबानी ने खुद MBA नहीं करी लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को तो पढ़ने भेजा ना, और अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस संभालेगी, क्या वन प्रोफेशनल मैनेजर के सहारे पर इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाएंगे? तो प्रोफेशन थी नहीं, लेकिन हो रही है जैसे जैसे बिजनेसेस का साइज बढ़ रहा है। ये हमारा हो गया प्रोफेशन की बात। इसके बाद आती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जहाँ तक लेवल की बात होती है, देखिए हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटीज़ सभी मैनेजर की एक जैसी नहीं होती। हम अगर मंत्रियों की बात कर लें, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ CM है, एक तरफ आपके कोई लोकल नेता हो सकते हैं। कहने के लिए लीडर तो, नेता तो, मिनिस्टर तो सभी हैं, लेकिन क्या वो सभी एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहीं से लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझिए। हमारे देश को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मान लें तो टॉप लेवल पर कौन काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो किस लेवल पर आ गए? मिडिल लेवल पर, क्योंकि उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का दायरा एक स्टेट तक है, वो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसी के बाद आपके कोई लोकल लेवल के नेता आ गए, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी एक काम भर करवा लेने की है, उतनी ही जिम्मेदारी पर है, ये लो लेवल पर होगी। और मज़े की बात है, लो लेवल मैनेजर को फर्स्ट लाइन मैनेजर कह रहे हैं। और इसमें क्यों हम फर्स्ट लाइन मैनेजर पूछते हैं, कई बार कहते हैं टॉप लेवल, क्योंकि तुक्के लगाने में तो हम इतने माहिर होते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है लो लेवल मैनेजर। ये पहला मैनेजर होता है जो कि सामना करेगा वर्कर्स का और आपके कस्टमर का।
तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर लो लेवल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आपको दो चीज़ें याद करनी है इनके लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट के डेजिग्नेशन कौन कौन से हैं? देखिए, सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सभी नाम किसके हैं? जो टॉप लेवल पर। इनके नाम से पहले देखिए, इनके नाम के बाद कंपनी आएगी कि अगर है कि ये सीईओ डैश कंपनी है, जबकि जो ब्रांच मैनेजर होंगे उनके पास किसी फंक्शन की, डिवीज़न की, उनके नाम से पहले उनके डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, नॉर्थ डिवीज़न का मैनेजर है, उनके बाद कंपनी के नाम से पहले उनके काम का नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का नाम बाद में आएगा, पहले नहीं। जनरल मैनेजर, पूरी कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर का नाम है, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ठीक है, सीईओ, ये सभी पोस्ट किसके ऊपर हो गई? टॉप लेवल, जिनके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट हैं उनको कोऑर्डिनेट रखने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की, उनके लिए ऑब्जेक्टिव प्लान पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की, रिसोर्सेज असेंबल करना टॉप लेवल की जिम्मेदारी है। जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस किस तरीके से अपने आप को बदलाव लाएगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये जिम्मेदारी भी किसकी होगी? टॉप लेवल की होगी। मिडिल लेवल, आपको किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की जिम्मेदारियां हैं, आपकी जिम्मेदारी सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की, आपस में कोऑपरेट करने की, सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर के साथ कोऑपरेट करे, ये जिम्मेदारियां होती हैं मिडिल लेवल पर। अपने डिपार्टमेंट के लिए सही रिक्रूटमेंट रखना, लोगों को लेकर आना, उनकी ट्रेनिंग कराना, और ये सारी जिम्मेदारियां जो आएंगी अपने डिपार्टमेंट के लिए, बजट बनाना, वो व्यवसाय देखने की जिम्मेदारी आएंगी मिडिल लेवल की। फिर है लो लेवल मैनेजर, यहाँ पर इनके पास बहुत लिमिटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्लान विच हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय मिडिल और टॉप लेवल। अब इसमें सुपरवाइजर आ गए, फोरमैन आ गए, लाइनमैन आ गए, इनका काम है बस काम करवा भरने की जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फर्क आता है, ऑपरेशंस मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर। आप इसको याद करिए, ऑपरेशनल लास्ट में AL है लोअर लेवल पर, ऑपरेशंस मैनेजर वो किस पर आएगा? मिडिल लेवल पर। इसी तरीके से वैसे तो सुपरिटेंडेंट आता है, सुपरवाइजर आता है किस लेवल पर? लो लेवल पर। लेकिन प्लांट सुपरवाइजर है तो किस पर आएगा? ठीक है, पूरे प्लांट की जिम्मेदारी हो गई उसके ऊपर, तो वो हो गया मिडिल लेवल के ऊपर। फिर इनके फंक्शन है, देखिए वर्किंग रिलेशन मैनेजमेंट और वर्कर के साथ अच्छे रिलेशन रखने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? लो लेवल मैनेजमेंट की बात आती है। तो यहाँ पर है उनका मेन काम है वर्कर्स के साथ जितने भी प्लान, रूल्स, रेगुलेशन बनकर आए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी, एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी में भी यही आते हैं। तो ये पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट, इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी उनकी भी आती है। यहाँ पर भी उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की, एग्जीक्यूट कराने की, वर्किंग कंडीशन अप्रोप्रिएट रखने की जिम्मेदारी में आएंगे लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चीज़ है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमारी आती है, 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी है क्योंकि आगे हमारे चैप्टर्स हैं, उनके बेस पर हम तभी कर लेंगे, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं आज के लिए। अब हम लास्ट टॉपिक जो करना है हमारी फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को। उनको लग रहा है और तो सारी चीज़ें समझ में आती है, कोऑर्डिनेशन समझ ही नहीं आता। कोऑर्डिनेशन को आप समझिए ही मत जैसे अब तक समझा है, कोऑर्डिनेशन को एक अलग तरीके से समझ लीजिए, है ना। कोऑर्डिनेशन है, देखिए घर का मैनेजमेंट का बच्चा जब सारी चीज़ें सारी जगह पर रखी हुई हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, क्या यही बस हो गया कोऑर्डिनेशन? नहीं। एक चीज़ बोली जाती है घर में सुख शांति बनी रहे। अगर वो सुख शांति नहीं है ना, तो घर में पैसा भी है, चीज़ें भी सब जगह हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सुख शांति नहीं है, एक दूसरे को लेकर किसी तरीके की कलह है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है वो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? हार्मनी लेकर आना। कितने सारे एफर्ट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, हज़ारों लोग। मैं एक्सेल का एग्जांपल लिया कि 41,000 प्लस एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे एफर्ट्स, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच में अगर बैलेंस नहीं है ना, तो फिर आपके रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। तो दैट बैलेंसिंग, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 वर्ड होते हैं, बैलेंसिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कि चीज़ों का होना नहीं, उनका आपस में जो रिलेशन है ना, वो वेल डिफाइंड और वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, उनमें कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है हर तरीके की, तो वो चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, सारी मैनेजमेंट का साथ,
यहाँ पर कहा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरी कोऑर्डिनेशन की एसेंस ही किस में आती है? मैनेजमेंट के अंदर आती है, सॉरी कोऑर्डिनेशन में आती है। कोऑर्डिनेशन को ऑर्डरली पैटर्न एस्टेब्लिश करना है हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप्स के अंदर, वो हमारा चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी प्रूव कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला। प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं और एक्टिविटीज़ हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्टाफिंग में जैसे लोग आपके पास हैं काम करने के लिए ज़रूरत जिनकी है वैसे ही लोग लाने चाहिए। डायरेक्टिंग में सुपीरियर सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड हैं अचीव हो रहे, स्टैंडर्ड हमने डिसाइड करे हैं और हम अचीव कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं और जो भी हम सारा का सारा डेविएशंस आए हैं उसमें हम कोऑर्डिनेशन रखेंगे। फीचर्स क्या होते हैं? टोटल 6 फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन आप यूँ समझ लीजिए, जो रोल जो होता है, एक माला में धागे का रोल होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन का होता है। सभी फूल वहीं की वहीं है, धागा निकाल लीजिए, वो उसी तरीके से अरेंज रहेंगे ही नहीं, है ना। आपके पूरा घर बना हुआ देखा, इसमें जो रोल सीमेंट रोल प्ले कर रही है ना, वो कोऑर्डिनेशन का, सबको सबकी जगह पर रखने का काम वो शाम सीमेंट कर रही है। इसी तरीके की बाइंडिंग फोर्स, इसी तरीके की हार्मनी लाने वाली जो प्रोसेस है वही क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो जो एक काम एक बाइंडिंग फोर्स का हुआ, एक बैलेंस रखने वाली फोर्स का नाम हुआ, उसको हम क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की फीचर्स क्या है? कोऑर्डिनेशन को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे थे, 4 फ्रेंड्स थे आपके पास और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। अब आपने कार से उतर बोला कि चारों के चारों चलो, धक्का लगाओ, और कुछ दूर तक तो आपका ऐसे करके जाना पड़ेगा। अब चारों उतर के अलग अलग डायरेक्शन से धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, हो गया कोऑर्डिनेशन। चल जाएगी गाड़ी, कहीं जाएगी नहीं, चारों अलग अलग दिशा से लगे हुए हैं, एफर्ट सबके लगे हुए हैं, लेकिन काम तो बन ही नहीं रहा। कोऑर्डिनेशन है वो कहेगा एक ही डायरेक्शन में आओ सारे, और पीछे से लगाना शुरू करो। कोऑर्डिनेशन ने पहला काम जो करना होता है वो क्या करती है? वो इंश्योर करती है कि डायरेक्शन एक ही दिशा में। अच्छा, फिर चारों लग गए, फिर कभी कोई एक लगा रहा है, तीनों खड़े हैं, फिर दूसरा लगा रहा है, बाकी तीनों खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाएगा? नहीं, आप इंश्योर करते हो कि चारों एक साथ एफर्ट करें। तो ये चीज़ हुई, इंटीग्रेट करा चारों के एफर्ट को और उनको एक ही दिशा दी। ये कोऑर्डिनेशन करता है कि बहुत सारे एफर्ट्स एक्टिविटीज़ हमें करने पड़ेंगे, उन सबको एक ही डायरेक्शन देना और जोड़ के रखना। कोऑर्डिनेशन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। दो तो हमने कहा हमारी कॉमन है, कॉन्टीन्यूअस है, लगातार करने वाली। ऐसे थोड़ी एक बार करके आप खड़े हो जाओगे और फिर वो अपने आप चलना शुरू कर देगी, अगर वो ठीक नहीं है तो। कॉन्टीन्यूअसली कोऑर्डिनेशन भी हमें लगातार, माला एक बार आपने धागे में पिरो लिए सारे फूल, फिर आप सोचो ये तो हो गए अरेंज, निकाल लो धागा, ऐसा थोड़ी होगा। उसकी ज़रूरत तो लगातार बनी रहेगी ना। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है, हर जगह उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग फोर्स की ज़रूरत हर जगह रहेगी, जहाँ पर भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, एक क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं या एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, क्या इसमें जिम्मेदारी बच्चों पे डाल देते हैं? ही नालायक, चीटिंग कर रहे हैं, क्या लो आप अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं। कोऑर्डिनेट रखने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर को इतना सब सैलरी मिल रही है, सब पोजीशन मिली है, प्रेस्टीज मिलती है, वो किसकी वजह से? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, काम नहीं करता है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाया, लेकिन उस काम के एग्जीक्यूशन की, रिजल्ट की जिम्मेदारी आप लेते हो। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर्स की है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट। अच्छा, हम सोचे अपने आप ही सब कुछ हो जाए, या हमें लग रहा है कुछ लोगों का काम तो देखो वो लकी हैं, उनकी कितनी अच्छी टीम मिली है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, चीज़ें कोऑर्डिनेशन है, अपने आप से होता नहीं है। हम किसी, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप किसी मॉल में भी जाते हो, बड़े सिंक्रोनाइजेशन से चीज़ें लगी रहती हैं, आप ये सोचो कितना सही तरीके से मैनेज हुआ नहीं है, करा गया है। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली या स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, आपको जानबूझकर एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद लास्ट है कोऑर्डिनेशन। क्या इतना इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा? आपको एक ही फूल लेना है तो धागे के बिना भी पकड़ सकते हो, 2 लेने हैं तभी भी इतने बड़े धागे की या मजबूत धागे की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, हमें अगर सुना है कि घर होते थे
उनमें आज के टाइम पर तो सीमेंट सरिया कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं बाइंड करने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए। पहले तो मिट्टी से जो है ईंटें जोड़ दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर इतने बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करते। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन या बाइंडिंग फोर्स की इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता गया, अलग अलग काम होते गए और अलग अलग एक्सपर्ट आते गए, स्पेशलिस्ट हमें जितने लोग चाहिए, उन सब की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती गई उतनी ही कोऑर्डिनेशन की बढ़ती गई। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई, जो नियर अबाउट हमारी अगर हम कहें तो हमारी 6 to 8 मार्क्स की हमारे एग्ज़ाम के लिए होती हैं। आप ये वीडियो देखिए, ध्यान से पढ़िए और एक दिन सिर्फ एक यूनिट को करिए पूरा। इसको एनसीईआरटी में से पढ़िए, मैं नहीं एडवाइस करती कि आप इसकी केस स्टडी बहुत सारी सॉल्व करके देखो। केस स्टडी बहुत सारी सॉल्व करने की बजाय पर आप अपनी बुक को एक बार अच्छी तरीके से और रीड कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन बाद में, पॉइंट पहले, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाद में, पॉइंट्स पहले, ये आप हमेशा करते आए हो। इस बार करके देखिए, एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट की पहले पढ़िए और बाद में पहुंचिए कि हम कौन से वर्ड से इस पॉइंट पर पहुंचे। क्या हमें ये पढ़कर इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आया, कौन से फंक्शन की बात हो रही है, कौन सी फीचर्स की बात हो रही है, इतनी सी। और केस स्टडी सॉल्व करते समय अगर कर भी रहे हो, आप लोगों के पास पुराने असाइनमेंट पढ़े ही होंगे, तो एक सॉल्व करिए। कभी भी केस स्टडीज़ को फर्स्ट लाइन से मत शुरू करिए, केस स्टडी शुरू करिए वहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, वहाँ से शुरू करिए। और आप देखेंगे आपने एनसीईआरटी में जो लाइनें पढ़ी हैं, जो सुना है, जो समझा है, उसी से आपकी केस स्टडीज़ जो है वो डिकोड होनी शुरू हो जाएंगी। 80% जो आपका एग्ज़ाम है ना, अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रही हूँ एक दिन में कम से कम 2 बार सुनकर देखिए, आपकी एक यूनिट तैयार हो रही है। एक नंबर को अगर हम पूरे साल में डिवाइड करें, 4 दिन की मेहनत लगती है एक नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए आपको सिर्फ एक दिन रिवाइज करना है। इसको एक बार पढ़िए, एक पूरी तरीके से वीडियो देखिए, उसके बाद एक बार फिर से रिवीजन लगाइए इस पूरी की, हाईलाइट करिए मेन कीवर्ड्स को, दोबारा देखिए एक वीडियो देखते देखते कि आपको कितना अच्छी तरीके से आ रहा है। आप ये फ्लो चार्ट जो मैंने बोर्ड पर बनाया है पूरा, ये खुद अपने आप एक पेपर पे ले आइए। अगर आप अपनी पूरी यूनिट को एक पेपर पर ले आ पाए ना, आपकी यूनिट तैयार हो गई। उसके कीवर्ड्स जो है वो नोट करते जाइए कि किस वर्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है। होपफुली आपका ये यूनिट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गई होगी। और इसको और अच्छी तरीके से करने के लिए एनसीईआरटी के सिवा प्लीज़ कोई बुक ज़्यादा मत पढ़िए, और सच में टाइम की वेस्टेज होगी। लास्ट मोमेंट पर सिर्फ अपनी एक बेस बुक रखिए और सुनिए, और तब उसके बेसिस पर केस स्टडी सॉल्व करिए। अब हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट सेगमेंट, जो है केस स्टडीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और केस स्टडीज़ ही हमारे सिलेबस में मेनली इंपॉर्टेंट आ रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो हमने अगर रिवीजन कर ली है, मैं फिर से कह रही हूँ, केस स्टडी तभी सॉल्व करिए। ये नहीं है कि प्रैक्टिस करते रहें, 10 हैं, कोई 8 गलत जा रही हैं, 7 गलत जा रही हैं, और आप प्रैक्टिस ऑन करते रहते हो। इसमें सही तरीके से रिवीजन के बाद ही केस स्टडीज़ करिए। और हर एक केस स्टडी में आप ये इंश्योर करिए, चाहे आप 10 करें, लेकिन जब तक वो 10 on 10 ठीक नहीं जानी शुरू हो जाती ना, तब तक आप अपनी कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करिए। ज़्यादा केस स्टडी करने का फ़ायदा नहीं आएगा। और एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, केस स्टडीज़ को कभी भी ऊपर से मत पढ़िए, उसको पढ़िए उसके क्वेश्चन से। अगर हम क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं तो बहुत बार तो ये होगा कि हमारी केस स्टडीज़, हमारा पूरा जो भी हमारा पैराग्राफ दिया होता है, पूरी सेल्स दी हुई है, उससे पहले ही हमारे दिमाग में क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि क्या आंसर होगा। पर उसको पढ़िए ज़रूर। मैं ये नहीं कह रही कि नीचे वाला ही क्वेश्चन हम रीड करके और हम कुछ भी तुक्का मार के लिख दें, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं तो। और उन वर्ड्स को टिक करते जाइए जिसके आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, हाँ इस वर्ड से मेरी केस स्टडी मुझे डिकोड हो रही है। अब मैं केस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ, पहली केस स्टडीज़ है, और मैं ये गलती नहीं कर रही हूँ कि मैं उसको शुरू से ही पढ़ूँ, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रही हूँ। पहली है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर इन अबव केस। यहाँ पर है कि पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना है और दूसरी चीज़ है एक्सप्लेन करना है। और एक वर्ड का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है या ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव मतलब सिंगल, और द ऑब्जेक्टिव यानी कि जो केस स्टडी में है हमें वही पहचानना है, यूं ही नहीं है एनी वर्ड में और द वर्ड में। ये बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर इन्होंने दिया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फिर तो आप तीनों ऑब्जेक्टिव में से कोई सा भी दे दीजिए। द ऑब्जेक्टिव दिया है, द ऑब्जेक्टिव्स दिया होता तो एक से ज़्यादा आना था, ये बहुत काम करेगी। द है और सिंगुलर फॉर्म है, एनी है या फिर प्लूरल फॉर्म है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो ये पहली केस स्टडी है। इसमें ये कह रहे हैं, दिल्ली सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड ऑड इवन
rule for cars in Delhi to cut pollution by restricting the number of cars running on city road। तो यहाँ पर है पहली चीज़ है कि ओड इवन रूल जो इम्प्लीमेंट करा अरविंद केजरीवाल जी ने, तो यहाँ पर इस वाले रूल्स से, और ये क्यों किया गया, टू कट पोल्यूशन। अब ये टू कट पोल्यूशन वाली जो फ्रेज है ना, यहीं से हमारी स्टडी क्लियर होगी। पोल्यूशन को क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, किसके लिए किया ये साथ साथ दिया जा रहा है। जब पोल्यूशन को कम करने के लिए किया गया तो इकोनॉमिक में नहीं जाएगा, पर्सनल में एम्प्लॉयज़ को भी फायदा सीधा नहीं है, मेनली ये हो गई सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव लिखना है, क्योंकि केस स्टडीज में दिया था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, फिर हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट स्टडी केस स्टडी है, इसमें दे रखा है, इसमें मैं केस स्टडी में क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि हु इज राइट गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि इसमें कोई 2 या 3 लोगों के ओपिनियन होंगे, और उसमें जब इस तरीके का क्वेश्चन है ना, हु इज राइट, अगर वो फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी है, ज़्यादातर वहाँ पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है कि वो साइंस आर्ट या प्रोफेशन को लेकर हाना बोल रहे होंगे। देखिए इसमें केस स्टडी कहती है, मिसेस वॉसन पास्ड हर MBBS एग्जामिनेशन और ऑल्सो पास्ड MS एग्जामिनेशन एज एन आई स्पेशलिस्ट। वो एक डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर 2 years ऑफ कंप्लीटिंग हर स्टडी शी जॉइंड अ बिग हॉस्पिटल एज एन आई सर्जन। उसके बाद है नाउ शी इज परफॉर्मिंग सक्सेसफुली सिंस लास्ट फ्यू ईयर। उसके बाद बताते हैं मिस्टर मैदान फाउंडर्स ऑफ CTA feels that Mr. Watson is experiencing the aspect of science and Mr. Sachdeva feels that she is experiencing the aspect of art. Who is right? तो एक कह रहे हैं कि उन्होंने आई सर्जन के लिए प्रॉपरली कोर्स किया है, डिग्री ली है, उसके बाद उनकी सर्टिफिकेशन आ गई MS की, और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। वो जब काम कर रहे हैं, एक को लगता है कि वो साइंस की एक एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस कर रही हैं, दूसरे को लगता है आर्ट की। और देखिए जब हम कोई नॉलेज ले रहे होते हैं, उन्होंने जब चीज़ों को पढ़ा समझा, उसके बाद एग्जामिनेशन दिए, डिग्री ली, मेंबर बनी, वो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन जो भी उनका है, वहाँ तक वो ठीक है, वो साइंस है। लेकिन जब वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रही हैं रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आर्ट भी हो गई। तो हु इज राइट, देन बोथ आर राइट। एंड व्हाई दे आर राइट, तो हम यहाँ कहेंगे व्हेन शी वाज अटेनिंग नॉलेज डिग्री एंड मेंबरशिप, दैट वाज साइंस साइड, ठीक है। और जब वो प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी नॉलेज को रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो आर्ट हो गई। तो कौन सही है कौन गलत है, तो दोनों ही सही हैं। उसके बाद थर्ड केस स्टडी पे आते हैं, और ये आपकी NCERT में से ही बनी हुई केस स्टडी है। NCERT में बिल्कुल बुक के यूँ सोच लीजिए फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत ही शिव नादर की HCL केस वाली केस स्टडी है, उससे शुरू होती है। उसी में से एज इट इज़ इन्होंने पैराग्राफ उठाया हुआ है। यहाँ पर है, क्वेश्चन ही पहले पढ़ रही हूँ, और इस चीज़ को हैबिट बनाइए कि केस स्टडी सामने आते ही हम वहाँ पर उसका वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन पे ना जाकर पहले देखें कि हमसे पूछा क्या गया है, ताकि हम फालतू की चीज़ें नहीं, हमारा फोकस मेन पे रहे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट बाय कोटिंग रेलिवेंट लाइन फ्रॉम द केस स्टडी। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमें वो करना है। एक बार दोबारा से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। तो मेनली सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, वो क्या है, इसमें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपको सिग्निफिकेंस बतानी है क्या क्या है इसके अंदर। शिव नादर चेयरमैन एंड CEO ऑफ HCL एट्रीब्यूट्स द सक्सेस ऑफ द ग्रुप टू इट्स मैनेजमेंट टीम। देखिए इसीलिए कह रही हूँ मैं NCERT पढ़िए, यह एज इट इज NCERT की लाइनें हैं, ठीक है। टू इट्स मैनेजमेंट टीम एंड देयर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट विच टुगेदर हैव इनेबल्ड इट टू हैंडल रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए टू हैंडल रैपिड चेंजेस, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब हम रैपिड चेंजेस को हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई डायनामिक वाली बात आ रही है कि मैनेजमेंट ही है जो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यही होगी। वैसे इसमें एक ही पूछी गई है, पर आपको अगर एक से ज़्यादा इसमें पूछ ले, इसी में एक से ज़्यादा भी हैं, तो अगर ज़्यादा पूछी जा रही है तो वो कौन कौन सी और हो सकती हैं। At HCL management believes that happy, satisfied and self-motivated employee help in reducing cost and increasing productivity। देखिए जब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हैप्पी और सेटिस्फाइड जो लोग हैं वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे, तो वो उनके कौन से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, उसको अचीव करने में भी मदद कर रहे हैं। इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो ये जो चीज़ जा रही है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ये वाली बात आ गई, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। दो बिल्कुल क्लियर है, पहली चीज़ क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी चीज़ है
कि हमने क्या किया, एक तरीके से एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज किया। ये बिल्कुल लाइन में एज इट इज दिया हुआ है। इट ऑल्सो हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी and has set up educational institution in the field of management, engineering and computer. तो social responsibility management also helps in achieving social objective। तो इसमें 4 हैं, वैसे हमसे एक ही पूछी गई है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी भी है, क्रिएट्स डायनामिक है कि मैनेजमेंट ने जो है HCL में क्या क्या काम किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाया। तो ये हमारी चारों लिस्ट हो गई। लेकिन वही चीज़ है, आपको ऑब्जेक्टिव जब तक 5 याद नहीं है तब तक आपको केस स्टडी में दिक्कत आएगी ही। इसलिए जब केस स्टडीज गलत हो रही है एक बार दोबारा से रिवीजन फटाफट लगा लीजिए चैप्टर्स की। उसके बाद है 4th केस स्टडी है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। 4th केस स्टडी है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रमन कुड नॉट अचीव। यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव पर जाएगी, 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, ये दिमाग में आ जाएगा पढ़ते हुए। आइडेंटिफाई द अदर 2 ऑब्जेक्टिव, विच वट शुड मिस्टर जॉन डू टू अवॉइड सच प्रॉब्लम। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूरा नहीं किया है। देखिए केस स्टडी पढ़ते हैं। रमन agreed to be an employee of a company on the condition that he will be given a project offering competitive salary। वो उस शर्त पे काम करने के लिए तैयार होते हैं, करियर एडवांस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन। मिस्टर जॉन जनरल मैनेजर पुट रमन इन प्रोजेक्ट इन विच प्रमोशन इज नॉट पॉसिबल। उसको ऐसे प्रोजेक्ट पे डाल दिया कि उसका करियर में डेवलपमेंट ही रोक दिया आपने, प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। रमन जो है गेट डिसहार्टेंड एंड फील फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। सच फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क एंड कुड नॉट ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। सिंपल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव जा रहा है, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी ना दो, ट्रेनिंग ना दो, या उसके प्रमोशन के लिए स्कोप ही आप लिमिटेड कर दो, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कौन सा चला जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं कर पाया। इसके सिवाय क्या पूछा, आइडेंटिफाई अदर 2 ऑब्जेक्टिव। और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए मैनेजमेंट काम करती है। तो ये तो सिंपल आंसर है, जो बच गए हैं इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव। उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर है, उनको पर्सनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजिंग मिस्टर जॉन जो है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी डिमोटिवेट ना होने दें। ये हमारा आएगा 4th केस स्टडीज में। उसके बाद है 5th केस स्टडीज हैं। 5th केस स्टडी में जो है, पहले हम क्वेश्चन पढ़े, अगर इसमें कहा इन्होंने आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जब भी एनी वर्ड आ गया ना तो आप थोड़े से फ्री हो सकते हो कि आपको पर्टिकुलरली दा कह के नहीं उजाया जा रहा। एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हालांकि इन्होंने बाद में वही कर दिया रेफर्ड इन अबव केस, कि जो भी ऊपर दिया गया केस है उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करनी। कितनी कैरेक्टरिस्टिक पड़ी थी, 7 कैरेक्टरिस्टिक है, याद करिए एक बार जल्दी सर। देखिए उसके वर्ड जो है हमें इसमें मिल जाएंगे। विनीत ज्वाइन, विनीत जो है उन्होंने ज्वाइन करा है, यहाँ पर कह रहे हैं विनीत ज्वाइन ए कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल ड्यूरिंग। फर्स्ट लाइन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बस इतना हमें पता चल गया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाली अभी तक कोई बात नहीं आती है। During his induction training, he was informed that he would be working in production department। ठीक है, काम के बारे में भी पता चल गया। The company wanted to achieve 30% increase in output। जब यहाँ पर उनको काम करते ही शुरू बता दिया कि कंपनी जो है मैनेजमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कि उनको 30% इंक्रीज करना है आउटपुट में, उनको उनका गोल क्लियर हो गया। और यही चीज़ मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जाती है, मैनेजमेंट इज ए, ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि उनको ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना होता है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड हो गया। His general manager, a man with decade of experience, also said that management is a complex activity. He expected Vineet to make production plan, identify incentive scheme for worker to make their strength effective and ensure production plan. उसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिफाई इंसेंटिव स्कीम्स फॉर वर्कर्स टू मेक देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड इंश्योर कॉन्टिन्यूअस टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ है कॉन्टिन्यूअस वाली बात भी आ गई कि ये चीज़ लगातार चलने वाली है। आफ्टर 1 month ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द जनरल मैनेजर दैट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल डिमांड प्रोडक्शन टारगेट हैज़ बीन रेज्ड। ठीक है, वो आपके बढ़ा दिए गए हैं। ही कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ ए सुपरवाइजर एंड सीनियर वर्कर। ही ऑफर्ड देम एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड अर्न मोर बाय वर्किंग ओवरटाइम एंड मल्टीपल शिफ्ट।
He was delighted that at the end of quarter he was able to meet target. Worker was happy and there was no chaos identified. देखिए लास्ट में क्या होगा कि उनके टारगेट कहा कि अलग हो गए हैं, अलग सेट करने पड़ेंगे, और उनके पास बहुत सारे लोग भी थे, और उसके बाद उन्होंने कहा, उनकी मीटिंग कॉल करी और दोबारा से काम। ये चीज़ हुई मल्टी डायमेंशनल की, मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल, पहले गोल सेट थे वो काम कर रहे हैं, फिर लगातार उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि जब भी काम बदल रहा है तो उनको किसी एक चीज़ को मैनेज नहीं करना पड़ा, एक तरफ लोग थे, एक तरफ काम था, फिर उनको ऑपरेशन में कन्वर्ट, तो ये हमारी हो गई मल्टी डायमेंशनल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगी। अब इसके बाद है हमारी केस स्टडी आती है 6th। इस केस स्टडी में हमसे लास्ट में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो ये है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन द अबव पैरा। कैरेक्टरिस्टिक जो है एक वायलेट हुई है, यानी कि उसको फॉलो नहीं किया गया है। देखते हैं कौन सी है। द प्रोडक्शन मैनेजर असाइंड ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 टीवी सेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अमंग द ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 100 टीवी सेट ईच, सबका टारगेट हो गया। अमंग दैम 3 ऑफ वर्कर्स ऑफ द ग्रुप फेल सिक, 3 बीमार पड़ गए टारगेट सेट करने के बाद। The other worker refused to divide his work among and concentrated only on the production of their own individual target of production of group target of 1000 TV set could not be achieved। सबके अपने अपने टारगेट हो गए थे, कोई लोग काम नहीं कर पाए, बाकी सबने उनको हेल्प नहीं किया, टारगेट तो ओवरऑल अचीव होंगे नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट की एक फीचर है वो है ग्रुप एक्टिविटी। इन्होंने इस फीचर को जो है वायलेट कर दिया है, फॉलो नहीं किया है। तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पर अगर कुछ लोग काम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अगर मैनेजमेंट की यहाँ पर ये पूछा जाता कि कौन सी एस्पेक्ट की फेलियर है तो शायद कोऑर्डिनेशन आंसर आता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई थी तो हमें आउट ऑफ उन 7 कैरेक्टरिस्टिक ही ढूंढना था। तो यहाँ पर है सीधा सीधा वो ग्रुप एक्टिविटी जो है इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमारी शुरू होती है 7th केस स्टडी। 7th केस स्टडी का मैं पहले क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव पर ही है। स्टेट एनी 2 वैल्यूज, वैल्यूज अब नहीं आ रही हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव ही देख लेते हैं। XY पावर लिमिटेड सेटअप ए फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न इन ए रिमोट विलेजेस एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो रही है कि सोसाइटी की बात हो रही है कि वहाँ पर वो चीज़ों की सुविधा नहीं थी और ये फैक्ट्री बनाई उन्होंने। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। जब कवर कर रहे हैं हम सिर्फ कॉस्ट को तो सर्वाइवल, कॉस्ट और रिस्क दोनों को कर रहे हो तो प्रॉफिट, कॉस्ट और रिस्क के लिए काफ़ी है। द डिमांड ऑफ द लैंटर्न वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि इकोनॉमिक पूरा हो गया, कॉस्ट कवर हो गई, कॉस्ट के साथ रिस्क भी हो गई और आपकी रेवेन्यूज बढ़ रही हैं, यानी इकोनॉमिक टारगेट तो आपके पूरे हो गए। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस as the very few job opportunities were available there। तो बहुत कम थी, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव के लिए जो है इन्होंने काम किया। कौन कौन से गए? इकोनॉमिक और दूसरा गया सोशल ऑब्जेक्टिव। इतना ही है इसके अंदर, यही केस स्टडी हमारी बनी। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट 8th केस स्टडी में पढ़ रही हूँ, और ध्यान से करिए, इसी जैसी केस स्टडी आपके सामने आएंगी जब आप फर्स्ट यूनिट की करेंगे, और यही है कि आपको पूरा दिन में एक चैप्टर को देना है और उसको सही तरीके से पढ़ने के बाद ही केस स्टडी सॉल्व करिए। केस स्टडीज आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो तो आपको बहुत सारी आपके पास असाइनमेंट वगैरह होंगी, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करिए और फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हमें पहचान होती है कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। हम केस स्टडी नेक्स्ट अगर कर रहे हैं 8th केस स्टडी, इसमें सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर BEC के बारे में बात हो रही है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, और यहाँ पर बताना है कि वो किस तरीके से उन दोनों को सेटिस्फाई। केस स्टडी पूरी पढ़ते हैं। कमल खान और डेविड आर पार्टनर्स इन ए फर्म इंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन मध्य प्रदेश। कमल इज ए होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम CBSE विद बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। यहाँ पर इनके बारे में बताया थोड़ा सा। Khan had done his post-graduation in Hindi literature and David in dairy farming. One day there was a serious discussion between Khan and David regarding the nature of management. उसके बारे में है कि मैनेजमेंट साइंस है। Khan argued that management was not a science, जबकि डेविड कह रहा है कि management was a science.
और यहाँ पर खान जो है, कमल जो है वो इंटरवेन करते हैं और दोनों को करेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है और नहीं भी, दोनों बातें कुछ हद तक ठीक हैं, और वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से सेटिस्फाई किया। अब आपको बताना है कि वो उनको किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर है कि पहले हमें साइंस को डिफाइन करना है। वो ठीक कह रहे हैं कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए जो ये कह रहे हैं ना साइंस नहीं है, वो पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है। तो कुछ हद तक साइंस है, और साइंस की कौन कौन सी फीचर्स इसमें हैं वो हम करते हैं। तो पहले साइंस को डिफाइन करिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन दैट इज यूनिवर्सली वैलिडेटेड, दैट हैव यूनिवर्सली वैलिडेटेड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर बतानी है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस की तरीके से मैनेजमेंट की भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बेस्ड होता है। और सेम इसी तरीके से यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात जो आ जाए तो ये भी काफ़ी हद तक है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ है, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैनेजमेंट में पहली फीचर पूरी तरीके से है, लेकिन बाकी फीचर्स जो हैं वो उतनी नहीं हैं। इसी तरीके से एक और केस स्टडी दी हुई है, इसमें ये शाहरुख खान की केस स्टडी आती है कि वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान जो है, पढ़ देती हूँ मैं इसमें, शाहरुख खान इज एन एपिटोम ऑफ सक्सेस, ही एड्स ह्यूमर एंड ह्यूमन टच इन हिज परफॉर्मेंस ऑफ द at the live show. He has redefined the image of a lead actor in cinema and give that as a negative, sympathetic and glamorous look. A manager also redefined and creates styles and technique based on his experience and imagination. Identify the nature of imagination. एक आर्टिस्ट की तरीके से वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी चीज़ हो गई, आर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रहे हैं। कौन सी नेचर पकड़ में आ रही है कि एक एक्टर्स जैसी कौन सी चीज़ है कि जैसे वो अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहा है, अपना ह्यूमन टच दे रहा है, रीडिफाइन कर रहा है चीज़ों को अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर। मैनेजर भी तो यही कर रहा है। तो ये हमारी केस स्टडी हुई जहाँ पर एक आर्टिस्ट के साथ हमने कंपेयर किया, तो एज एन आर्ट हुई। नेक्स्ट हम करते हैं 10th केस स्टडी है। इस केस स्टडी में पूछा जाता है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल टेक दिस डिसीजन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने पढ़े, याद आ जाना चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, टॉप, मिडल और लो। हमें बस ये पहचानना है कि किस लेवल पर ये लिया गया। 1 मार्क क्वेश्चन ही है, सिंपल। आलिया एंटरप्राइजेज ए कंपनी वॉज इनिशियली प्रोड्यूसिंग ग्राइंडर्स एंड मिक्सर। नाउ विद द चेंजिंग सिनेरियो एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ वर्किंग वुमेन, there is a greater demand for a product which is more efficient and multitasker. On analyzing the situation, the company decided to penetrate into market of producing food processor. Which level of management? देखिए, वैसे अगर फीचर पूछते ना तो इसमें डायनामिक आनी थी कि चीज़ों बदल रही है, लेकिन हमसे क्वेश्चन इसीलिए कह रहे हैं पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि किस लेवल पर ये डिसीजन, एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के बदलाव लेकर आने हैं, ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा, ये कौन से लेवल पर डिसाइड होगा। ये हमेशा ही टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल वालों का काम नहीं है। बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के चेंजेस लाने हैं, अडेप्टेबिलिटी लानी है। तो ये काम कि बाहर एंटरप्राइजेज ने देखा कि ग्राइंडर जो है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव बनाना है, इस तरीके की चीज़ें और लेकर आनी है, तो ये काम किस लेवल पर होगा, टॉप लेवल पर होगा। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं केस स्टडी जो है हमारी 11th केस स्टडी आती है। इसमें है इसके बारे में आइडेंटिफाई एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 फीचर्स हमें ढूंढनी है फ्रॉम द अबव पैरा, ऑल्सो कोट लाइन दैट डिनोट दीज फीचर्स। सिंपल है, 7 फीचर्स लिखिए, देखिए कौन सी 2 नहीं मिलेंगी आपको। बहुत आसान ये भी तरीका हो सकता है, बाकी आप कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सुशील is running a business enterprise producing handloom and handicraft product in Maharashtra under the name Fabmart Enterprises. फर्स्ट लाइन से कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि एक एंटरप्राइज शुरू करी है। He has employed 1000 craftsmen and artisans in his firm. उसके बाद है the basic reason for its existence। देखिए, ये अगर हमने गोल ओरिएंटेड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान से पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन में ही यही है। जिस चीज़ के जहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेसिक रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस क्लैरिफाई करती है, वहीं पर शुरू होती है गोल ओरिएंटेड, कि पहले हमें ये डिफाइन करना है कि हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो यहाँ पर है बेसिक रीज़न उनकी एग्जिस्टेंस की है कि वो उस तरीके के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना चाहते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस के ऊपर वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक रीज़न क्लैरिफाई कर दिया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी आइडेंटिफाई होगी, दैट इट इज़ ए
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ही परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑल द टाइम, ऑल द फंक्शन ऑल द टाइम, सारी चीजें लगातार कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद होता है ही इज वर्किंग विद अ टीम ऑफ इंडिविजुअल हु हैज डाइवर्स नीड्स एंड गोल्स, अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके डाइवर्स नीड्स और गोल्स हैं। तो ये कौन सी हो गई, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, पूरे ग्रुप के साथ आप काम करते हो। He along with his marketing expert conduct market survey to know the taste and preference of consumer. Thus he adapted to changing environment and produce goods according to the needs of consumer. उसके बाद है the employees working in his firm are happy, satisfied, they are in orderliness instead of chaos. Identify the four feature. देखिए वहाँ पर वो कह रहे हैं चेंजिंग, बस वो अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्टेबिलिटी अपनी रखते हैं, ढाल रहे हैं उसको, डायनामिक प्रोसेस। तो ये हमारी 4 फीचर्स थी, वो इसके अंदर हो गई। और उसके बाद यहाँ पर कहते हैं एम्प्लॉयज वर्किंग इन फर्म वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ऑर्डरलीनेस है बजाय कि क्या उसके ये चीज़ करती है कि मैनेजमेंट चाहे हमने कहा दिखाई ना दे लेकिन वो फील करी जा सकती है, ऑर्डरलीनेस में, स्मूथ में, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड है एनसीईआरटी में कि जिसकी वजह से ऑर्डरलीनेस, स्मूथनेस ऑपरेशन में हो, कोई कैओस ना हो, तो वो चीज़ किस में जाएगी, ये हमारी आ जाएगी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस। तो ये हमारी 11th की स्टडी होती है। उसके बाद है 12th की स्टडी में आज के लिए पढ़ रही हूँ, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक कंपनी इज लैकिंग। देखिए जब क्वालिटी पर क्वेश्चन आता है ना, कौन सी क्वालिटी, कौन सा फंक्शन कम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी में 80% जाता है आंसर, कोऑर्डिनेशन जाता है कि किस क्वालिटी की कमी आई है। अमर लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपनी प्रॉफिट एंड कंपनीज, और उसने देखा कि प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कर रहा है कि वो सेल्स टारगेट मीट नहीं कर पा रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं बना रहे हैं। उसके बाद है नॉट टू मीट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है जिनकी वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घटते चले जा रहे हैं। तीनों मैनेजर आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्केटिंग वाला सेल्स अच्छी नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं बनाई अच्छा नहीं रहे हैं, फाइनेंस वाले दोनों को ब्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घटते जा रहे हैं। इसका मतलब जब डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, इसी की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर है कौन सी कमी है मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर है कौन सी क्वालिटी, इसकी 2 फीचर्स बतानी है। और देखिए लिस्ट इट्स 2 फीचर, तो कोई भी 2 फीचर बता सकते हैं, इन्होंने कोई द नहीं कहा, कुछ नहीं है, 2 फीचर कौन सी भी बता दीजिए कोऑर्डिनेशन की। यूनाइट करते हैं ग्रुप एफर्ट्स को, इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट्स को, यूनाइट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, परवेसिव है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मैनेजर की हैं। 6 फीचर है कोऑर्डिनेशन की। और देखिए जब केस स्टडी है ना, उसको करते समय आप थोड़ी करिए, बिल्कुल केस स्टडी रोज की आप डिसाइड करिए कि हमने एक चैप्टर किया, बिल्कुल 15 केस स्टडी करिए, लेकिन उनको करते करते आपको 5 भी बोलिए तो एक बार दिमाग में रिवाइज करिए 6 कौन सी थी, कोई भी है वहाँ पर आपको ये टिप्स पे याद हो जाने वाली है। और आज के लिए बस लास्ट केस स्टडी में कर रही हूँ, व्हाट डिस्टिंग्विश ए सक्सेसफुल मैनेजर। और ये मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी नहीं है, ये मैंने एडिशन में ये क्वेश्चन डाला है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम लेस सक्सेसफुल मैनेजर इज एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ मैनेजमेंट इनटू प्रैक्टिस। देखिए किस वजह से आप अपनी रियल जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में पुट करते हो, वहां पर बन जाते हो आर्ट। What aspect of nature of management is being highlighted? Management as an art जो है उस एस्पेक्ट को कि प्रिंसिपल, मेथड, टूल्स, टेक्निक सबने पढ़े एक जैसे, लेकिन कुछ इसलिए फेल हुए क्योंकि वो उनको प्रैक्टिस में रियल टाइम जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो सिंपल जाएगी कौन सी एस्पेक्ट मैनेजमेंट की, यहाँ पर नेचर एस्पेक्ट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। आर्ट है ही इस चीज़ का नाम जब आप अपनी नॉलेज को अपने पर्सनल बिहेवियर से प्रैक्टिस क्रिएटिविटी के थ्रू पर्सनल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हो। तो ये हमारी जो है यहाँ पर फीचर जाएगी मैनेजमेंट इज जो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज के लिए हम यही केस स्टडी कर रहे हैं, आपके पास फिर भी कोई अलग से प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही। मैं फिर से कह रही हूँ केस स्टडी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस पहले पढ़िए, केस बाद में पढ़िए। नेक्स्ट चीज़ है आप लाइन टू लाइन वर्ड्स जो उनको मार्क करते जाइए कि किस वर्ड पर आपका क्लिक होता है कि ये केस स्टडी है। और ये तब होगा जब आपने बुक वैसे ही पढ़ी होगी जैसे मैंने बोला है कि पहले उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़कर अगर आपको पॉइंट्स पता चल गए वहीं पर आपने सोच लीजिए आपको केस स्टडी सॉल्व करना आ गया। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन हमने किया
और इसको मैं ये कहती हूँ बुक के साथ साथ इसको देखिए, और ये शायद पूरे एक वीडियो के अंदर ही आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।